हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। तो प्यारे दोस्त, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो वीडियो फॉर्मेट में टर्न चलता है, आज मंगलवार है और आज आपका हिंदी का टर्न है, जिसमें प्यारे दोस्त मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं बहुभाषिकता के बारे में। और प्यारे दोस्त, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो है अधिगम के बारे में मेरे दोस्त अपनी अपनी परिभाषा दी हैं, जिसके आधार पर प्रश्न पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि ये परिभाषा किसका है या ये कथन किसका है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो उन सबको प्यारे दोस्तों मैं कराने वाला हूं इसमें, और डिस्ग्राफिया के बारे में भी, डिस्कैलकुलिया के बारे में भी इसमें मैं बताऊंगा। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में जानकारी इसमें दूंगा। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं अधिगम की। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। प्यारे दोस्तों, लर्निंग अधिगम की अगर मैं बात करता हूं, बच्चा सीखता है। ये कहाँ सीखता है? ये प्यारे दोस्तों विद्यालय में जाकर के जो सीखी जाती है भाषाएं, वो अधिगम के अंतर्गत। अर्थात कहने का मतलब है कि यहां पर पॉइंट दिया है कैसे कि सीखना अधिगम एक व्यापक सतत जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थात मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता। जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य तुरंत सीखना शुरू कर देता है, अर्थात और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना अधिगम कहते हैं। अधिगम का जो अर्थ होता है हिंदी में, वो होता है सीखना, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए आपको किसी अन्य विद्यार्थी से आप लोगों की भेंट हुई, है ना। उसकी लैंग्वेज में और आपकी लैंग्वेज में अंतर है। मान लीजिए आप जो हैं ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जिसमें अलग कल्चर की भाषा चलती है, और वो ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता है जिसमें अलग कल्चर की भाषा चलती। तो आपने उनकी भाषा जब सुनी तो आप उससे प्रभावित हो गए, है ना। तो आपको उसकी द्वारा जो बोली गई भाषा है उससे प्रभावित होकर के जो नए शब्दों का, है ना, नया कुछ बातें सीखने के लिए मिलती हैं प्यारे दोस्त, वही प्यारे दोस्त अधिगम का रूप धारण कर लेती हैं। उसी को ही अधिगम कहते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक क्षमता होती है, उतना ही उसके जीवन का विकास होता। अर्थात कहने का मतलब है कि एक छोटे बालक के सामने, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, मैंने एक छोटे बालक के सामने एक जलता दीपक ले जाने पर वह दीपक की लो को पकड़ने का प्रयास करता। अर्थात मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, आपने एक छोटे बच्चे के सामने जलता हुआ दीपक ले गए, है ना। आग जल रही है और बत्ती जल रही है और आपने उसके सामने दीपक रख दिया। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा ये नहीं देखेगा कि इससे मुझे कुछ हानि होगी। बच्चा उस लो को, उस जलती हुई लो को, उसमें हाथ देगा और हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। जिसके कारण इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता, है ना। जब बच्चे ने हाथ बढ़ाया, जलते हुए दीपक को देख करके उसने सोचा, पहली बार देखी चीज देख करके उसने सोचा भाई ये क्या चीज है, क्या है ये। तो उसने उसको पकड़ने का प्रयास किया। जैसे ही उसने उसको पकड़ने का प्रयास करा, उसका हाथ जलने लगता। वह हाथ को पीछे खींच लेता। जब उसने पहले तो उस पर हाथ बढ़ाया, फिर जैसे उसे दिखाई दिया कि उसको हानि सी दिखाई दे रही, उसको दुख लग रहा है, तो उसने तुरंत हाथ को पीछे खींच लिया। अर्थात पुनः जब कभी उसके सामने दीपक लाया जाता, पॉइंट टू बी नोटेड, इस बात पर ध्यान दो, अगर एक बार जब बच्चे का हाथ जल गया, उसके बाद जब बच्चे को प्यारे दोस्तों आप लोगों ने दोबारा से बच्चे के सामने, है ना, क्या किया, दीपक को लेकर के आए, है ना, दिए को लेकर के आए, वह अपने पूर्व अनुभव के अनुसार उसने एक पूर्व अनुभव कर लिया। और पूर्व अनुभव क्या हुआ उसे? प्यारे दोस्तों, उसका पूर्व अनुभव था कि जब उसने अपना हाथ बढ़ाया था तो उसका हाथ जला, उसे दुख महसूस हुआ, इसलिए उसने पीछे कर लिया। जब उसके बाद आपने दोबारा से उसके पुनः यही क्रिया अपनाई तो बच्चा अपना हाथ प्यारे दोस्तों लो पकड़ने के लिए नहीं बढ़ाता, बल्कि उससे दूर हो जाता। अर्थात एक देसी उदाहरण मैं आपको दे दूं, मान लीजिए दीपावली आई थी और दीपावली में प्यारे दोस्तों आप लोगों ने पटाखा छोड़ा। अब पटाखा छोड़ने के चक्कर में बच्चा हाथ में लेकर के पटाखे को छोड़ रहा था, है ना, और वो दूर फेंक देता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम
हमें समय मिल जाता, पटाखे को ऐसे पकड़ करके जला करके और तुरंत फेंक देते, तो वो पटाखा दूर जा करके पटकता। कभी कभी बाई चांस ऐसा भी होता कोई पटाखा हाथ में ही पटक जाता, जिसके कारण हमारे हाथ में कुछ ना कुछ प्यारे दोस्तों हो जाता, जल जाता, कुछ भी हो जाता। तो उससे एक प्रकार की ये सीख बच्चे को मिलेगी कि दोबारा वो पटाखे को हाथ में लेकर के पटकाने की कोशिश नहीं करेगा, वो दूर से ही उसको छोड़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब उसे हानि हो जाएगी, उसे दुख हो जाएगा, उसे कोई दिक्कत हो जाएगी, समस्या आ जाएगी, कठिनाई आ जाएगी, तो प्यारे दोस्तों वो उसको दोबारा से पुनर्अभ्यास नहीं करेगा, उस पर दोबारा से विचार नहीं करेगा, उससे दूर ही भगेगा। यही प्यारे दोस्त एक प्रकार का अधिगम होता है, इसी को ही सीखना कहते हैं। मैंने इसमें कहा गया कि बच्चा जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता, अर्थात जीवन भर कुछ ना कुछ वह सीखता ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करता हूं प्यारे दोस्तों, अधिगम की कुछ परिभाषाएं हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। क्या क्या मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है, देखो वुडवर्थ के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बताया नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतियोगिताओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया होती। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा इतना ही कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतियोगिताओं, नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? चार विकल्प मिलेंगे, वुडवर्थ, गेट्स, स्किनर, गिलफोर्ड। आपको उत्तर बताना, तो आपका चयन क्या होगा भैया जी? वुडवर्थ के अनुसार। यह परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। गेट्स के शब्दों में अगर मैं बात करूं तो अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है ना। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की एक प्रक्रिया है, ये स्किनर ने कहा है अधिगम के लिए। अधिगम का मतलब ही सीखना होता, ध्यान रखना। अधिगम में और अर्जन में अंतर होता, पॉइंट टू बी नोट। अधिगम जो सीखता बच्चा बाहर जाकर के विद्यालय में सीखता है, और अर्जन जो होता है वो अपने आस पड़ोस से और परिवार से ही हो जाता है भैया अर्जन। वो अर्जन जो होता है वो प्यारे दोस्तों वो आस पड़ोस से, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से, है ना, परिवार से अर्जन होता। ये बात ध्यान रखना, अंतर होता दोनों में। अगर गिलफोर्ड की बात करूं, इन्होंने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है, पॉइंट टू बी नोटेड। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन भैया वही अधिगम है। ये किसने कहा? ये गिलफोर्ड ने कहा। और क्रो एंड क्रो के अनुसार बात करूं तो आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। इन्होंने बताया आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का ही अर्जन है। अर्जन ही क्या है प्यारे दोस्तों? अधिगम को दर्शाता है। ये किन के अनुसार है? क्रो एंड क्रो के अनुसार है। आगे अगर बात करता हूं प्यारे दोस्तों, इसमें बताया अर्जन, अर्जन को हम कहते हैं अधिग्रहण, एक्यूशन इसको इंग्लिश में कहते हैं प्यारे दोस्तों। लर्निंग उसको कहते हैं अधिगम को, और अधिग्रहण को एक्यूशन बोलते हैं। यहां देखिएगा इसमें क्या कहा है कि भाषा अर्जन ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने आस पास के वातावरण, पॉइंट टू बी नोटेड, अभी जस्ट बताया, दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। ये क्या होता है? आसपास के वातावरण में माता पिता या अपनों से बड़े व्यक्तियों के संपर्क में रहकर के भाषा को सीखते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए मेरे वीरों कोई भी औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं पड़ती है। यह एक प्रकार से मातृभाषा अर्थात आपकी मदर टंग, पॉइंट, आपकी मदर टंग क्षेत्रीय भाषा होती है। इसे भाषा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बच्चे को कोई चीज सिखा रहे हैं, विद्यालय में भी अगर हम सिखा रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों अगर हम उसको उसकी मातृभाषा में सिखाएंगे ना, तो बच्चा सबसे ज्यादा, सबसे पहले कैच करेगा, सबसे पहले ध्यान भी देगा, बात पर ध्यान भी देगा। अगर आप उसकी मातृभाषा से अलग भाषा का प्रयोग करते हो तो प्यारे दोस्तों बच्चा रुचि भी नहीं लेगा और ध्यान भी नहीं देगा। यह बात ध्यान रखना। आगे देखो, यहां दिया है किसके अनुसार? चोमस्की के अनुसार अर्जन की भाषा दी है। भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होती है ना। वाइगोस्किन के अनुसार भाषा अर्जन के बारे में बताऊं तो बालक भाषा का अर्जन परिवेश और समाज के माध्यम से करता है, और यह भाषा दो प्रकार की होती है, आत्म केंद्रित होती है और दूसरी होती है बाह्य केंद्रित, जो क्रमशः स्वयं संवाद और समाज संवाद के लिए प्रयोग की जाती। स्वयं संवाद का मतलब होता है स्वयं के संवाद के लिए, अपने लिए, वार्तालाप संवाद बोलते हैं बातचीत को, और समाज से बातचीत के लिए प्रयोग की जाती है।
पॉइंट है याद रखने वाले। आगे देखो, आगे कह रहा बहुभाषिकता। अब आती है बात बहुभाषिकता की। भाई जी बहुभाषिकता किसे कहते हैं? तो भैया बहुभाषिकता कहेंगे हम किसको? बहुभाषी का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति से है जो दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। बहुभाषिकता का मतलब, बहु का मतलब बहुत, भाषिकता मतलब बहुत सी भाषाएं जानने वाला, अर्थात विश्व में बहुभाषी लोगों की संख्या एक भाषियों की तुलना में बहुत अधिक है। विद्वानों का मत है कि द्विभाषिकता किसी भी व्यक्ति के ज्ञान एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत उपयोगी है। यह बताया है ब्लूमफील्ड के अनुसार। इन्होंने बताया कि बहुभाषिकता की स्थिति तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी ऐसे समाज में रहता है जो उसकी मातृभाषा से अलग भाषा बोलता है और उस समाज में रहते हुए उस अन्य भाषा में इतना पारंगत हो जाता है कि उस भाषा का उस प्रयोग मातृभाषा की तरह कर सकता है। किसके अनुसार? ये ब्लूमफील्ड के अनुसार प्यारे दोस्तों है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। और यहां बहुभाषिक कक्षा के बारे में बताया गया कि जहां अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे एक समान शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी कि कक्षा ऐसी होती जो जहां पर हर एक क्षेत्र का बच्चा प्यारे दोस्तों आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक सदैव विद्यार्थी को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करते हैं जिससे बच्चा रुचि लेता है। मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। बच्चों को उनकी गृह भाषा के कहने सुनने की आजादी देता है। गृह भाषा मातृभाषा, घर की भाषा है ना। बच्चों को कक्ष के वातावरण से जोड़कर उनमें भाषाई कौशलों को विस्तार देता है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान देता है। बच्चों को संवादात्मक परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता प्रदान करता। संवादात्मक मतलब आपस में बातचीत करने की, आपस में बातचीत करने की। और लास्ट है प्यारे दोस्तों आप लोगों का कि डिस्ग्राफिया क्या होता है ना, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया क्या होता है और एक भाषा घात आता है, ये क्या होता? तो देखो, डिस्ग्राफिया होता है, यह एक लेखन विकार है जो सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करती। अर्थात जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है वे बच्चे डिस्ग्राफिया से ग्रस्त हो सकते हैं, ठीक है। लिखने में को कठिनाई, डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया की बात करूं, यह पठन विकार है, अर्थात पढ़ने और समझने की क्षमता को प्रभावित करती है, अर्थात यह पठन कौशल से संबंधित है। कौन सी? पठन में कठिनाई, डिसलेक्सिया। और डिस्कैलकुलिया की बात करूं, यह गणितीय गणना संख्याओं को समझने की क्षमता को प्रभावित करती, अर्थात गणित में कठिनाई की बात करूंगा तो डिस्कैलकुलिया होता है। भाषाघात क्या होता है? यह एक भाषा विकार है जो संचार कौशल और समझ क्षमताओं को प्रभावित करती है। तो ये है प्यारे दोस्तों आप लोगों की कुछ जानकारी जो आप लोगों को प्यारे दोस्तों प्रोवाइड करानी थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आई भी होगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं एक साइड हो गया हूं, ठीक है। बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसको लिख भी लेना, ठीक है। तो इसी तरह की प्यारे दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित से। जो विद्यार्थी ने अभी तक अपने प्यारे से चैनल को प्यारे दोस्त सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की प्यारे दोस्त बिग अपडेट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सबसे पहले सटीक तरीके से आप लोगों को मिलती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।